स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको इंडियन हिस्ट्री के सल्तनत एज यानी सल्तनत युग के बारे में एक टॉपिक कराऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि सल्तनत युग जो है अलग अलग तरह के एग्जामों में इस टॉपिक से कई क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो है मेडिवल एज यानी मध्य युग का एक टॉपिक है जिसमें 1206 से लेकर 1526, तो सल्तनत युग जो आएगा आपका 1206 से लेकर 1526 तक का काल है। इसके बाद मुगल युग आता है और इससे पहले जो है पूर्व मध्यकाल युग आता है। तो हम 1206 से लेकर 1526 का काल स्टार्ट करते हैं। तो इस एज में यानी सल्तनत युग में सुल्तान आते हैं, सुल्तानों का युग है। तो सुल्तानों के युग में 5 अलग अलग वंश आते हैं, यानी सुल्तानों के 5 डायनेसिटी या 5 वंश जो है रूल करते हैं, जिसमें पहले आते हैं स्लेव दास वंश, दूसरे आते हैं खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। यानी सल्तनत में सुल्तानों का रूल था और सुल्तानों के 5 वंश रूल करते हैं, जिसमें पहला आता है दास। क्वेश्चन आएंगे आपको, सबसे लंबे समय काल तक किस वंश ने रूल किया है। सल्तनत युग में सबसे लंबे टाइम तक रूल करने वाले थे तुगलक, जिन्होंने 1320 से लेकर 1414 तक रूल किया है। फिर क्वेश्चन आएगा सबसे कम यानी शॉर्टेस्ट पीरियड तक रूल करने वाले वंश खिलजी जो है, खिलजियों ने लगभग 1290 से 1320 तक रूल किया है। खिलजी सबसे कम और तुगलक सबसे ज्यादा। क्वेश्चन आएगा आपको सल्तनत एज का सबसे अंतिम वंश लोधी। लोधी जो है अंतिम वंश है और सबसे पहला वंश आएगा स्लेव यानी दास वंश। अब स्टार्ट करते हैं इसके मुख्य राजाओं के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि सल्तनत युग का पहला वंश था स्लेव यानी दास युग। तो स्लेव वंश की स्थापना जो है 1206 में होती है। तो दास वंश की स्थापना में मुख्य रूप से योगदान आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान का टाइटल नहीं लिया। उसका टाइटल मलिक या सिपे सलार का था, परंतु फिर भी उसने स्लेव वंश यानी दास वंश की शुरुआत की थी और सल्तनत युग की शुरुआत की थी। तो सल्तनत युग का संस्थापक फाउंडर आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऐबक जो है, तो ऐबक के बारे में आएगा। ऐबक जो था वो 1206 से लेकर 1210 तक राजा रहा है, किंग रहा है। तो ऐबक जो है इसके बारे में क्वेश्चन आएंगे आपको, पहला सुल्तान। दूसरा क्वेश्चन आएगा इसके बारे में कि इसका एक शॉर्ट नेम यानी टाइटल था इसका लखबख्श, यानी लाखों का दान देने वाला लखबख्श कहते थे। ऐबक ने अपनी राजधानी यानी सल्तनत एज की पहली कैपिटल आती है लाहौर, अपनी राजधानी इसने लाहौर में बनाई थी। तो लाहौर से रूल करता था ये। और ये जो है मोहम्मद गौरी का या महमूद गौरी का एक स्लेव था, दास था। इसी कारण इस वंश को हम कह देते हैं स्लेव वंश। ऐबक ने सल्तनत युग की शुरुआत की। इसने क्या किया देखो जी, इसने कुतुब मीनार बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की इसने। तो कुतुब मीनार को बनवाने वाला राजा था। इसके अलावा इसने कुतुब मीनार के पास एक और मस्जिद बनाई, कुव्वत अल इस्लाम। कुव्वत अल इस्लाम जो बिल्डिंग है, ये मस्जिद है, भारत में पहली मुस्लिम मस्जिद आती है। इसके अलावा इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा एक और मस्जिद बनवाई, 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर। तो इनकी शुरुआत करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है चौगान यानी पोलो खेलते हुए। तो इसकी मृत्यु होती है 1210 में। और 1210 के बाद इसका बेटा थोड़े समय के लिए रूल करता है, जिसका नाम आराम शाह आता है। आराम शाह को डिफीट करता है बाद में इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो है ये ऐबक के बाद वास्तविक रूप से राजा बना। तो इल्तुतमिश का रूल जो आता है 1210 से लेकर 1210 आता है कई जगह, और कई जगह 11 लिखा होता है, और 1236 तक यानी 1210 से लेकर 36 तक इल्तुतमिश ने रूल किया है। इल्तुतमिश के बारे में क्वेश्चन आएंगे आपको कि सल्तनत युग का सबसे मेन रियल किंग जिसने सल्तनत एज को स्टार्ट किया, एस्टेब्लिश किया। तो रियल फाउंडर ऑफ सल्तनत एज इल्तुतमिश आता है, जिसने सल्तनत एज को वास्तविक रूप से संस्थापित किया। इसने सल्तनत युग की कैपिटल को लाहौर से ट्रांसफर करके दिल्ली बनाया। तो सल्तनत युग की राजधानी इल्तुतमिश के टाइम में हुई दिल्ली। तो ये जो है दिल्ली को कैपिटल बनाने वाला पहला सुल्तान था। इसके बारे में और क्वेश्चन आते हैं। इसने सल्तनत युग को मजबूत किया, सैन्य रूप से मजबूत किया। इसके अलावा मिलिट्री स्ट्रॉन्ग की इसने। इसके अलावा इसने स्टेट को यानी सल्तनत युग की इक्ता सिस्टम को बिल्ड किया। इक्ता सिस्टम का अर्थ होता है प्रोविंस, यानी इसने राज्य के छोटे छोटे प्रोविंस बनाए
इक्ता बनाए और इक्ताओं में सूबेदारों को अपॉइंट किया। इसके अलावा इसने टका और जीतल दो नए सिक्के चलाए सल्तनत युग में। टका जो है सिल्वर कॉइन था और जीतल जो है कॉपर कॉइन था, ये कॉइन चलाए। इसके अलावा इसने सल्तनत युग को और मजबूत करने के लिए एक ग्रुप ऑफ 40 यानी एक चालीसा दल का निर्माण किया। चालीसा दल में 40 बड़े रिच अमीर होते थे। वो अमीर जो है राजा को सलाह देते थे, उनके साथ मिलकर ही राजा काम करता था। बाद में ये इस सल्तनत की कमजोरी का कारण बनती है। तो चालीसा का संस्थापक फाउंडर रहता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने राज्य को मजबूत किया और इसकी बेटी थी रजिया सुल्ताना, योग्य थी, तो ये चाहता था कि मेरी बेटी जो है अगली सुल्तान बने, परंतु बाद में कंडीशन चेंज हो जाती है, यानी उसका भाई जो है रजिया को रिप्लेस कर देता है। तो इल्तुतमिश जो है सल्तनत को मजबूत करता है सैन्य रूप से, और ये रियल फाउंडर आता है, दिल्ली का संस्थापक है। इसके अलावा क्वेश्चन आएंगे 1221 के आसपास इल्तुतमिश यानी सुल्तान के अगेंस्ट में चंगेज खान का आक्रमण हुआ भारत पर, परंतु चंगेज खान की डायरेक्ट बैटल जो है इल्तुतमिश के साथ नहीं हुई। चंगेज खान इंडस रिवर से वापस मुड़ गया। तो इंडस रिवर तक आता है चंगेज खान, भारत पर आक्रमण करने वाला था, परंतु सीधी उसकी बैटल नहीं हुई इल्तुतमिश के साथ। तो क्वेश्चन आ जाते हैं कि चंगेज या मंगोल का इन्वेजन पहला तो इल्तुतमिश के टाइम में हुआ था। इल्तुतमिश के बाद जो नेक्स्ट किंग आते हैं वो आती है रजिया सुल्तान। आपको पता है रजिया सुल्ताना फीमेल यानी वुमेन किंग थी, वुमेन सुल्तान थी। तो क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट एंड लास्ट, प्रथम और अंतिम वुमेन सुल्तान या वुमेन किंग, तो रजिया सुल्तान है। रजिया सुल्तान जो है 1236 से 1236 से 40 तक रूल करती है। महान राजा रही है, किंग रही है। इसने अपनी रूलिंग अच्छी की, एक अच्छे तरीके से इसने राज्य को संभाला, परंतु इसके राज्य में अमीरों ने इसको सहन नहीं किया और अमीरों ने इसके खिलाफ षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी करनी स्टार्ट कर दी थी। तो रजिया के बारे में क्वेश्चन आएंगे। रजिया का प्रेम संबंध था याकूत के साथ, तो उसके कारण अमीर जो है इसके अगेंस्ट हो गए। इसके अलावा रजिया के खिलाफ सरहिंद के नवाब अल्तुनिया ने रिवॉल्ट किया। तो अल्तुनिया के रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए रजिया ने अटैक किया, पर अल्तुनिया ने रजिया को डिफीट किया, और डिफीट करने के बाद रजिया ने अल्तुनिया के साथ मैरिज की, और मैरिज के बाद इसने अपने राज्य को चलाया। मैरिज की, परंतु तभी क्या हुआ, दिल्ली में राजा चेंज हो गया और दिल्ली के राजा ने अल्तुनिया और रजिया को कैथल में डिफीट कर दिया। तो रजिया की जो कब्र बनती है वो बनेगी इनकी कैथल में। रजिया के बाद नेक्स्ट सुल्तान आता है बहराम शाह। बहराम शाह जो है 1240 से लेकर 42 तक रूल करता है, कमजोर शासक था। बहराम शाह के बाद आता है मसूद शाह, 1242 से लेकर 45 या 46 तक रूल करता है मसूद शाह। मसूद शाह के बाद आता है नसीरुद्दीन महमूद, वो जो है 46 यानी 1246 से लेकर 1265 यानी 1265 तक रूल करता है, वो भी कमजोर शासक था। नसीरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था बलबन। तो बलबन जो है इसके काल में पावर इकट्ठी करता है, पावरफुल होता है, और वो जो है 1265 के बाद प्रधानमंत्री की पोस्ट के बाद वो सुल्तान बनता है। तो बलबन जो है, बलबन का क्वेश्चन आ जाते हैं आपको, तो बलबन के बारे में मैं ज्यादा चीज बताऊंगा आपको। तो 1265 से लेकर 1285 या 86 के बीच में रूल करता है बलबन। तो बलबन का रियल नेम आता है उलुग खां। उलुग खां जो है बलबन का रियल नेम था। फिर क्वेश्चन आएंगे, बलबन ने सल्तनत युग की कमजोरी यानी वीकनेस को कम करने के लिए उसको रीऑर्गेनाइज किया, स्ट्रेंथ इकट्ठी की, पावरफुल बनाया सल्तनत को। तो क्वेश्चन आता है सल्तनत एज का रीऑर्गेनाइजेशन यानी रीऑर्गेनाइज करने वाला किंग या सुल्तान। तो बलबन जो है रीऑर्गेनाइज करता है सल्तनत को, पावरफुल बनाता है। बलबन जो है अपने राजत्व यानी अपने एक किंगशिप का सिद्धांत पैदा करता है। अपने सिद्धांत में वो अपने आप को शक्तिशाली बनाता है, किसी व्यक्ति से नॉर्मली बोलता नहीं, हंसना बंद कर देता है वो, और दरबार को बहुत सुंदर सजा लेता है। बलबन जो है ईरान के राजाओं से या सुल्तानों से प्रेरणा लेता है और अपने दरबार को शक्तिशाली बनाता है। उसने राजा को शक्तिशाली बनाने के लिए आर्मी यानी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया। मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ उसने अपने राज्य में सख्ती से विद्रोहों को दबाया, जैसे मेवात का विद्रोह दबाया उसने। तो बलबन जो है बहुत महान शासक रहा है सल्तनत युग का, जिसने सल्तनत को दोबारा से खड़ा किया। बलबन का सिद्धांत था ब्लड एंड आयरन यानी रक्त और लोह की नीति थी उसकी। तो ब्लड यानी शक्ति से प्रयोग करता था, दबाता था विद्रोह को, और लोह यानी शक्तिशाली सेना का प्रयोग करता था। तो ब्लड एंड आयरन आएगा, बलबन की पॉलिसी थी। बलबन ने ग्रुप ऑफ 40 यानी चालीसा के दल का दमन किया
उसने 40 अमीरों को समाप्त किया। वो खुद चालीसा का मेंबर था, परंतु बाकी के 40 सदस्यों का उसने दमन किया और अपने आप को और सुल्तानों को शक्तिशाली बनाया। तो बलबन के बाद बलबन का एक बेटा था जो जिससे वो बहुत ज्यादा प्रेम करता था, मोहम्मद। और बलबन के टाइम में अमीर खुसरो जो है दरबार में प्रवेश करता है। बलबन जो है एक महल बनाता है जिसका नाम था लाल महल। तो लाल महल दिल्ली में है, इसका भवन था, इसकी बिल्डिंग थी। और बलबन जो है महान शासक था जो अंतिम दास वंश का यानी दास वंश का अंतिम महान है। इसके बाद राज्य कमजोर हो जाता है। 1285 यानी 1285 से लेकर 1290 तक लगभग 4-5 सालों में सल्तनत के बाकी किंग कमजोर हो जाते हैं। जैसे कैखुसरो बनता है, थोड़े समय के लिए कैकुबाद बनता है, और उनके समाप्ति के बाद आते हैं खिलजी वंश। खिलजी जो है दास वंश को रिप्लेस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे आपके खिलजी वंश के। तो खिलजी जो है लोअर तुर्क यानी ये नीचे तबके के तुर्क थे, ये ऊंचे तबके के थे, ये नीचे तबके के थे। तो खिलजी जब आए हैं तो इसको रेवोल्यूशन यानी क्रांति कहते हैं, जो लोअर कास्ट की क्रांति थी। खिलजी का पहला राजा आता है जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है पहला राजा आता है जो 1290 से लेकर 1296 तक रूल करता है। तो जलालुद्दीन जो है पीसफुल राजा था। जब राजा बनने से पहले ये समाना का नवाब था और इसने बलबन वंश को समाप्त किया और खुद राजा बना। तो जलालुद्दीन जो है पीसफुल था, सेकुलर यानी एक धर्मनिरपेक्ष राजा था। इसके राज्य में हिंदुओं को पूजा पाठ की स्वतंत्रता थी। जलालुद्दीन का सेनापति और दामाद था अलाउद्दीन खिलजी। तो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी इसका सेनापति भी रहा है। उसने दक्षिण भारत में अटैक किया और वहां से लूटमार से धन प्राप्त किया और उस धन का प्रयोग जो है जलालुद्दीन को समाप्त करने के लिए किया। तो जलालुद्दीन को समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी ने, और अलाउद्दीन खिलजी जो है अगला राजा बनेगा खिलजी वंश का। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से लेकर 1316 तक रूल करता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है राजा बनने से पहले कड़ा का नवाब था और इसने शक्तिशाली अपने आप को बनाया और जलालुद्दीन को मारकर उसकी फैमिली को समाप्त करके खुद ये शक्तिशाली राजा बना। तो अलाउद्दीन खिलजी के क्वेश्चन आते हैं। इसकी पॉलिसी थी ब्लड एंड स्वॉर्ड यानी रक्त और तलवार की नीति थी। ये जो है एक डिक्टेटर यानी तानाशाह राजा था जिसने बहुत शक्तियां प्राप्त की और लोगों को दबाया और अपने खिलाफ होने वाले प्रत्येक विद्रोह को दबा दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी के दो सपने थे। ये चाहता था कि मैं सिकंदर की तरह दुनिया को जीतूं, तो इसने एक टाइटल लिया सिकंदर ए सनी यानी महान बनना चाहता था, दुनिया को जीतना चाहता था। दूसरा इसका सपना था कि इस्लाम जैसे एक नए धर्म को शुरू करूं। तो पहले के लिए इसने भारत पे आक्रमण शुरू किए, सारे भारत पे लगभग उत्तर दक्षिण भारत पे आक्रमण करता है। इसके दरबार में मलिक काफूर इसका सेनापति था जिसने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में मारवाड़ मेवाड़ आदि को जीतकर, चित्तौड़ आदि को जीतकर, इसके बाद गुजरात को जीता। गुजरात को जीतने वाला ये उस समय पहला राजा था। गुजरात की विजय के बाद इसने देवगिरी में यादव राजा होते थे, यादवों को पराजित किया और देवगिरी को राज्य में मिलाया। देवगिरी के बाद इसने कर्नाटक के होयसल वंश को समाप्त किया। कर्नाटक के होयसल वंश के बाद इसने वारंगल यानी तेलंगाना के वारंगल राज्य को जीता, तो वहां के काकतीय राज्य को पराजित किया। जब इसने आंध्र प्रदेश के काकतीय राज्यों को पराजित किया, इसके बाद इसने माबर यानी मदुरई तक आक्रमण किए और इसके आक्रमण जो है रामेश्वरम, दक्षिण भारत का सबसे दक्षिणतम प्रदेश है वो, रामेश्वरम तक इसके आक्रमण गए हैं। और आक्रमण करने वाला इसका सेनापति था मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनारी हम नॉर्मली कहते हैं। तो मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा मिला था गोलकुंडा की माइन से जब उसने वारंगल में काकतीय राज्य को पराजित किया। तो कोहिनूर हीरा पहली बार अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में सल्तनत युग में प्रवेश करता है और बाद तक रहता है वो। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके अलावा जमीन की मपाई यानी लैंड को मेजर करने के बाद टैक्सेशन लगाया था। पहला राजा है जो लैंड मेजर करता है उस समय और उस लिमिटेड आधार पे ही टैक्स इंपोज करता है। इसने जमींदारों के विशेषाधिकार यानी प्रिविलेज को खत्म कर दिया था। विशेष अधिकार होते थे जमींदारों पे। इसने घरी और चराई टैक्स यानी घरी होता था होम टैक्स और चराई होता था ग्रेजिंग टैक्स, ये टैक्स इंपोज कर दिए, उनको दबाया। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी अपने मार्केट सिस्टम यानी बाजार व्यवस्था के लिए जाना जाता है। तो मार्केट सिस्टम में ये नए बाजारों की न्यू मार्केट की स्थापना करता है।
इसके अलावा ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस यानी प्रशासनिक मूल्य यानी चीजों के प्राइस जो है फिक्स कर देता है। उस समय महंगाई थी तो महंगाई को रोकने के इसलिए क्या किया, बाजार स्थापित किए और चीजों के फिक्स प्राइस किए और उनको सख्ती से लागू किया। मार्केट में इसने सहना ऑफिसर अपॉइंट किए, इन सहनाओं के द्वारा मार्केट को रेगुलेट करता था। बाजार में निश्चित मूल्य के सामान बिकते थे और अलग अलग मार्केट में ये सामान बिकते थे। परमिट देता था व्यापारियों को। इसके टाइम में नायक होते थे परमिट लेने के लिए और दूर दूर से वो सामान लेकर आते थे। इसके अलावा इसने राशनिंग सिस्टम शुरू किया। आपातकाल में इमरजेंसी टाइम में ये लोगों को अनाज ग्रेन आदि डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है मार्केट सिस्टम के लिए महान माना जाता है। दक्षिण भारत में इसने राज्य को विस्तृत किया। ये एक महान राजा था, डिक्टेटर था और अपने राज्य को इसने सल्तनत युग को बहुत महान बनाया। सेना में ये दाग और चेहरा सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है। दाग और चेहरा इसका एक नया सिस्टम था जिसमें दाग और चेहरा रखता था सैनिकों का और घोड़ों को दागता था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद इसका बेटा मुबारक खिलजी राजा बनता है और कुछ समय के लिए खुसरो एक और शासक, कमजोर शासक था, वो राजा बनता है। खिलजी वंश को समाप्त करते हैं तुगलक। तुगलक जो है और महान शासक थे, खिलजियों के बाद इन्होंने भी महानता के कार्य किए हैं। तो तुगलक वंश में क्वेश्चन आएंगे आपको कि तुगलक का जो संस्थापक है, तुगलक का फाउंडर आएगा गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है फाउंडर रहता है। ये 1320 से लेकर 25 तक रूल करता है। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है ये पंजाब का उस समय नवाब था। इसका टाइटल गाजी था और इसने खिलजियों को समाप्त किया और नए राज्य की नींव रखी। तो गयासुद्दीन के बारे में क्वेश्चन आते हैं। ये पढ़ा लिखा था और कई ब्राह्मणों का दिमाग इसकी बुद्धि में रहता था या दिमागदार शासक था ये। इसके अलावा ये पहली बार नहरों का निर्माण करता है। सल्तनत युग में क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली, कैनाल सिस्टम को बनाने वाला फर्स्ट किंग। तो कैनाल बनवाई इसने गयासुद्दीन तुगलक ने। इसके अलावा गयासुद्दीन का डिस्प्यूट था निजामुद्दीन औलिया के साथ। तो निजामुद्दीन औलिया ने एक फेमस कथन कहा था, दिल्ली दूरस्थ यानी दिल्ली अभी दूर है। तो गयासुद्दीन की रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। अफगानपुरा एक गांव है जहां पर इसके बेटे ने इसके लिए लकड़ी का महल बनाया और जब इसके हाथी समेत ये महल में घुस गया और वहां पर इसकी डेथ होती है तो ये दिल्ली नहीं पहुंच पाया और निजामुद्दीन औलिया का कथन सत्य हो गया। तो गयासुद्दीन के बाद इसका बेटा राजा बनता है जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये 1325 से 1325 से 1351 तक रूल करता है। एमबीटी कहते हैं इसे, मोहम्मद बिन तुगलक। ये महान राजा था, पढ़ा लिखा, बहुत ही ज्यादा लिटरेट पढ़ा लिखा राजा था। इसको पढ़ा लिखा मूर्ख भी कह देते हैं या पढ़ा लिखा शासक और पढ़ा लिखा पागल शासक भी कह देते हैं, क्योंकि इसकी रूल कई बार लोगों को समझ नहीं आते थे और लोग जो है विद्रोह कर देते थे। ये उनको जबरन दबाता था, खूनी शासक भी कहा गया इसे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के क्वेश्चन आएंगे आपको कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्य को दक्षिण भारत में स्ट्रॉन्ग किया और दक्षिण भारत को नियंत्रित करने के लिए इसने 5 योजनाएं बनाई थी। वैसे उसमें पहली योजना जो थी वो दक्षिण भारत के लिए थी, वो थी अपनी राजधानी को दिल्ली के अलावा दक्षिण में दौलताबाद शिफ्ट किया इसने। दिल्ली से लेकर दौलताबाद कैपिटल ले गया, पहला प्लान था। सेकंड प्लान था इसका, सेकंड प्लान में ये टोकन करेंसी यानी एक टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करता है, कॉपर कॉइन और ब्रॉन्ज कॉइन। कॉइन जो है इसके सक्सेसफुल नहीं रहते, वो भी फेल हो जाता है इसका सेकंड प्लान। थर्ड प्लान में ये खुरासान पे अटैक करता है। खुरासान जो है सेंट्रल एशिया में था, खुरासान थर्ड इसका प्लान था। फोर्थ प्लान आएगा कराचिल, जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में एक रीजन था कराचिल। तो कराचिल इसका फोर्थ प्लान था, ये भी फेल हो जाता है। प्लानिंग करता था परंतु इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत आती थी। और फिफ्थ इसका अंतिम प्लान था दोआब यानी गंगा यमुना दोआब में टैक्सेशन को 50% कर देता है। तो वो प्लान भी फेल हो जाता है क्योंकि उसी साल अकाल पड़ता है और इसका ये प्लान भी फेल हो जाता है, किसान रिवॉल्ट कर देते हैं। तो पांचों प्लान इसके फेल हुए। ये अपने प्लानों के कारण फेमस था, इसके कारण लोग जो है इससे खफा हो गए, गुस्सा हो गए। मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य जो है, जो इसके टाइम में एम्पायर थी, वो सबसे ब्रॉड थी, सबसे बड़ा राज्य था। दक्षिण में बंगाल तक और दक्षिण में तमिलनाडु तक इसके काफी बड़े क्षेत्र थे। इसके टाइम में विद्रोह यानी रिवॉल्ट बहुत ज्यादा हुए, लगभग 30 के आसपास रिवॉल्ट हुए हैं। तो इसका राज्य बाद में कमजोर हुआ। इसके राज्य से विजयनगर, दक्षिण भारत में विजयनगर राज्य की स्थापना की संगम ब्रदर ने और बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना। तो 2 नए राज्य बने थे दक्षिण भारत में, बहमनी वंश और विजयनगर वंश। इसके अलावा क्वेश्चन आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट
दीवाने कोही को स्टैब्लिश करने वाला पहला राजा था। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया इसने। इसके अलावा होली का त्योहार मनाने वाला फर्स्ट किंग आता है ये। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यानी अजमेर में जाने वाला पहला मुस्लिम रूलर आता है ये। इसके अलावा नाथों से और जैन साधुओं से वार्तालाप करता है, बातचीत करता है, डिस्कशन करता है ये। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपने राज्य में सूफियों को महत्वपूर्ण पदों पे बिठाता है, परंतु इसका राज्य बाद में कमजोर हुआ, रिवॉल्ट हुए, कई ऐसी चीजें हुई जिसके कारण इसका राज्य कमजोर हो गया। ठीक है जी। इसका असली नाम जो आता है वो जौना खां आता है। जौना खां, जिसके लिए ये जौनपुर बनाता है इसका भाई फिरोज तुगलक, जौना खां के नाम पे जौनपुर नगर यूपी का। ठीक है जी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो रूलर बनेगा वो आएगा फिरोज तुगलक। तो फिरोज के भी क्वेश्चन आते हैं 1351 से लेकर 1388, 1351 से लेकर 1388। तो फिरोज तुगलक जो है अंतिम महान राजा है, लास्ट ग्रेट किंग है तुगलक एम्पायर का। तो फिरोज तुगलक के क्वेश्चन आएंगे। इसको सल्तनत एज का अकबर कहते हैं क्योंकि ये थोड़ा वेलफेयर काम करता था। इसके अलावा इसके टाइम में सबसे ज्यादा स्लेव यानी 1.5 लाख के आसपास स्लेव थे, दास सबसे ज्यादा थे। तो स्लेव को ही अपने महत्वपूर्ण कामों में लगा के रखता था। जैसे इसने दिल्ली के आसपास 1200 यानी 1200 बाग लगवाए, फलों के बाग लगवाए। इसके अलावा दिल्ली में सबसे ज्यादा कैनाल यानी नहरों को बनाने वाला ये शासक है। तो दिल्ली में सबसे अधिक नहरें बनवाई फिरोज तुगलक ने। सबसे ज्यादा भवन, सबसे ज्यादा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करता है फिरोज तुगलक। इसके अलावा ये जो है हिसार फिरोजा, जौनपुर जैसे नगरों का संस्थापक यानी नगर बनाने वाला भी महत्वपूर्ण राजा था, नगर स्थापित किए हैं। इसके अलावा कई इसने डिपार्टमेंट बनाए थे, वेलफेयर के लिए एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, दान दक्षिणा के लिए डिपार्टमेंट बनाए थे। बिल्डिंगें काफी ज्यादा बनाता है ये। फिरोज तुगलक ने 2 जगह आक्रमण किए हैं। एक ये करता है ज्वालाजी टेम्पल, माता के टेम्पल पर, और दूसरा पुरी जगन्नाथ पर आक्रमण करता है। वहां से संस्कृत के लिटरेचर को लाता है और उसको ट्रांसलेट करवाता है। तो फिरोज तुगलक के टाइम में ब्राह्मणों पे भी जजिया टैक्स लगा दिया गया था, टैक्सेशन इंक्रीज कर दिया था, जजिया। इसके अलावा इस्लामिक 4 टैक्स जो थे, 4 टैक्स जो मेन माने जाते थे उनको इंपोज करता है, इस्लामिक टैक्सों को। इसके अलावा ये जो है इरिगेशन टैक्स इंपोज करता है, जिसको सुर्ख या उस समय सुर्ख कह देते थे। इरिगेशन यानी सिंचाई कर इंपोज करता है ये लोगों पे, क्योंकि नहरें बनी उसके बाद सिंचाई कर इसने लगाया। फिरोज तुगलक के बाद इसके जो राजा थे बाद में वो कमजोर हुए। इनके टाइम में राजा कमजोर होने के कारण तैमूर लंग का आक्रमण होता है 1395-96 में। तो तैमूर लंग के आक्रमण के बाद तुगलक वंश और कमजोर हो जाता है। तो तुगलक जो है 1414 तक रूल करते हैं कमजोरी में। इसके बाद 1414 से 1451 में सैयद आते हैं। तो सैयद वंश के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, वीक थे। सैयद वंश का संस्थापक आएगा खिज्र खां। खिज्र खां था, खिज्र खां जो है तैमूर लंग का रिप्रेजेंटेटिव था। तैमूर लंग की मृत्यु के बाद, डेथ के बाद शाहरुख राजा बना वहां, तो शाहरुख का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है खिज्र खां। खिज्र खां के बाद मसूद शाह, आलम शाह जैसे इसके राजा रहे, वीक रहे। सैयद वंश को हम मकबरों का काल कह देते हैं, मकबरे ज्यादा बने हैं इसमें। तो सैयदों के बाद जो राज्य कमजोर हुआ तो लोधी आए। तो लोधी वंश अंतिम सल्तनत एज का वंश है। तो लोधी जो है फर्स्ट अफगान, पहला अफगानों का वंश था जो दिल्ली में रूल करता है। तो लोधियों में 3 राजा आएंगे जो महत्वपूर्ण हैं। पहला आएगा बहलोल लोधी, फिर आएगा सिकंदर लोधी, और सिकंदर के बाद आएगा इब्राहिम लोधी। तो बहलोल लोधी जो है फाउंडर था लोधी इंपायर का, फर्स्ट अफगान इंपायर था। इसने बहलोली कॉइन चलाए और अपने राज्य को स्थापित किया, मजबूत किया। ये जो है 1451 यानी 1451 से लेकर 1488 तक रूल करता है, 88 या 89 तक रूल करता है। इसके बाद आता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी महान राजा है, लोधी वंश का ग्रेट किंग है, कविताएं लिखता है। कविताएं लिखने के साथ ये जो है आगरा नगर यानी आगरा नगर को स्थापित करता है। आगरा को 1504 में स्टेब्लिश किया और आगरा को कैपिटल अनाउंस करता है। यहां पर ये बादलगढ़ का किला बनवाता है। सिकंदर लोधी जो है यमुना पे टैक्स लगा देता है, और इसके अलावा कबीर के साथ, साधु जो थे, सूफी हमारे साधु आते हैं संत में, कबीर के साथ सिकंदर लोधी का डिस्प्यूट रहा है। तो सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद आता है इब्राहिम लोधी, अंतिम सुल्तान। इब्राहिम लोधी जो है अंतिम सुल्तान है, लोधी वंश का भी और सल्तनत दोनों का ही। तो अंतिम सुल्तान था ये 1589 टू 15